थोड़ा देखो। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपनी जो पिछली जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने तुम्हारे को इसके अंदर समझाया था रक्त एवं रक्त समूह, ठीक है। तो अब जो अपनी जो क्लास जहाँ पे अपन ने छोड़ा था, आज ये पूरा टॉपिक लेंगे, बड़ा भी है थोड़ा, है ना। तो देखो पहला जो अगला जो टॉपिक था वो मैंने छोड़ा था RH फैक्टर पे, ठीक है। आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी RH फैक्टर। एक नई चीज़ जो तुमने 8th क्लास के अंदर नहीं पढ़ी थी, और ब्लड ग्रुप आपने पहले पढ़ रखा था, लेकिन RH जो फैक्टर है या RH कारक जो है वो आपने पहले नहीं पढ़ रखा है। तो देखो RH कारक क्या होता है ब्लड के अंदर, जो ब्लड ग्रुप हम मानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो उस ब्लड ग्रुप के अंदर RH जो फैक्टर है उसकी क्या उपयोगिता है। तो देखो क्या होता है कि पहले क्या था कि इस RH फैक्टर का पता नहीं था, इसीलिए जो ब्लड ग्रुप है वो केवल AB O ये लेते थे। उसके बाद में जब इस RH फैक्टर का पता लगा तो उसके बाद में उसको पॉजिटिव और नेगेटिव के तहत लेने लगे, ठीक है। ये एक जो A प्रतिजन होता है, B प्रतिजन होता है, या AB या कोई प्रतिजन नहीं है। उसी प्रकार इसके अंदर ये जो प्रतिजन है ये भी एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिजन होता है, जो मानव की जो रक्त की जो RBC होती है, मानव रक्त की जो RBC होती है, जिसके अंदर मैंने बताया था A अथवा B प्रतिजन पाया जाता है। उसी प्रकार ये भी एक ऐसा प्रतिजन है जो मानव की RBC के ऊपर ये पाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता कि ये जो फैक्टर था, इस फैक्टर की जो पहचान है वो पहचान की गई थी। इस फैक्टर की जो पहचान है वो पहचान की गई थी। एक बंदर था जिसका नाम था रिसर्च मकाका बंदर, ठीक है। एक बंदर था मंकी, रिसर्च मकाका जो बंदर था, उसके अंदर इस RH फैक्टर की सर्वप्रथम पहचान की गई थी, ठीक है। और इसको हम इसीलिए इसका जो नाम है वो रिसस कारक भी कहते हैं। इसका नाम जो है वो रिसस कारक भी है, और जनरली इसको RH फैक्टर बोला जाता है। तो देखो इसकी पहचान होगी, और इस बंदर की जो RBC थी उस RBC के ऊपर ये एक प्रकार का जो प्रतिजन है ये मिला, ठीक है। और ये भी एक प्रकार का क्या है भैया, प्रतिजन है। और ये जो प्रतिजन है वो कहाँ पाया जाता है, जो रक्त की जो RBC होती है, जैसे ये रक्त की RBC है, ठीक है, गोलाकार अंडाकार शेप में होती है इसकी RBC की आकृति। इस RBC के ऊपर यहाँ पे इस जगह ये प्रतिजन, मान लो ये एक RBC है जिसके ऊपर मान लो कि A प्रतिजन है पहले से विद्यमान, ठीक है, A या फिर B प्रतिजन। उसके अलावा भी यदि इसकी RBC के ऊपर यदि RH प्रतिजन, ये क्या है RH प्रतिजन भी विद्यमान है, तो ये इस प्रकार से यदि विद्यमान है तो हम इसको बोलते हैं कि सार या तो A प्रतिजन है तो A ब्लड ग्रुप है तो A पॉजिटिव या फिर B पॉजिटिव। तो RBC के ऊपर पाए जाने वाला ये एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिजन था। और इसकी भी प्रकृति जिस प्रकार से प्रतिजन की होती है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, है ना, लिपिड वगैरह, तो इस प्रकार की प्रकृति होती है। ओके, अब आगे देखो जब इसकी खोज हुई थी, खोज होने से पहले कई केसेस आए थे। जनरली इसके केस को किसमें पढ़ा जाता है, जनरली इसका जो केस है उसको पढ़ा जाता है गर्भवती जो माता होती है जिसके अंदर गर्भ धारण की क्षमता होती है और किसी एक बच्चे का जन्म होता है। तो उस दौरान क्या था, इसके केसेस को पढ़ा जाने लगा। उस दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और उस प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए इसके ऊपर ये रिसर्च हुई। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है कि RH प्रतिजन जरूरी नहीं है कि हर किसी के ब्लड के अंदर पाया जाए। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के ब्लड के अंदर RH प्रतिजन उपस्थित हो। जनरली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 85% लोगों के अंदर, लोगों में ये प्रेजेंट मिलता है ना। ऑलमोस्टली लोगों के अंदर क्या होता है, RH प्रतिजन मौजूद रहता है, और लगभग 15% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये प्रतिजन नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लगभग लोगों के अंदर ये प्रतिजन पाया जाता है और कुछ एक लोगों के अंदर ये प्रतिजन नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने बताया दिया कि साहब RH अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको RH पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। और अगर RH विद्यमान नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव। अब देखो ये जो RH जो फैक्टर होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं, जैसे हमने प्रतिरक्षा के प्रकार पढ़े थे, ठीक है, प्रतिजन के हमने प्रकार पढ़े थे। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जो ये RH फैक्टर होता है, इस RH फैक्टर के भी प्रकार होते हैं। तो देखो RH प्रतिजन जो है, या फैक्टर लिख देता हूँ RH कारक,
इसके जो प्रकार है वो 5 प्रकार है। ये भी क्या है, 5 प्रकार के RH फैक्टर मिलते हैं, ठीक है भाई। तो देखो RH के अंदर जो 5 प्रकार इसके कौन से हैं, हाँ भाई। तो देखो RH के अंदर जो इसके 5 प्रकार है वो है RH+C, ये कैपिटल C है, ये छोटा सी स्मॉल सी, ठीक है। उसके बाद में देखो RH-D, फिर RH बड़ा E, फिर RH, ठीक है। ये 5 प्रकार के जो RH कारक है ये हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं। ये एक साथ ये सब कारक नहीं होते ना, किसी के अंदर E, किसी के अंदर D, किसी के अंदर C, इस प्रकार से। और इसके अंदर भी क्या होता है, जनरली जो है ये सबसे ज्यादा विद्यमान रहता है। 85% जो लोग हैं उसकी मात्रा ये सबसे ज़्यादा विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, वो इसलिए है क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी इम्यूनोजेनिक होता है, सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी। तो याद रखना, इस पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा RH कारक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है या फिर सबसे सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होता है। तो RH जो D होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होता है, ठीक है। तो ये था हमारा RH कारक का थोड़ा सा आइडिया। अब इसकी जो प्रोसेस होती है वो अपन समझेंगे, वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो देखो RH कारक जो है वो वर्क कैसे करता है, इसका क्या उपयोग है। तो देखो हाँ, तो देखो क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। जनरली क्या होता है कि जब कोई एक्सीडेंटल केस होता है, एक्सीडेंटल केस का मतलब हो सकता है कि कोई दुर्घटना घटे, या हो सकता है कि किसी के शरीर के अंदर रक्त की कमी हो, ठीक है, एनीमिया का वो शिकार हो, सिकल सेल एनीमिया का वो शिकार हो, ठीक है, या हीमोफीलिया का वो शिकार हो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के ब्लड के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति का जो ब्लड है वो ट्रांसमिट किया जाता है। तो जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में ब्लड डाला जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि हर प्रकार के जो प्रतिजन है उसकी जांच की जाती है, जिसके अंतर्गत तुमने देखा होगा सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप जांच करते हैं कि साहब ब्लड ग्रुप जो है वो सेम है या नहीं है, ठीक है। या फिर O हो सकता है, O नेगेटिव। अगर O नेगेटिव है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सार्वत्रिक जाता है तो वो तो कोई अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O नहीं है, वो यदि कोई व्यक्ति है उसका जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर RH पॉजिटिव है, तो उस दौरान प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसके अंदर। तो देखो वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, हमने क्या किया इसको एक तरीके से समझते हैं। देखो मैंने कहा कि एक व्यक्ति था जो ग्रहण करने वाला है और एक है दाता, ठीक है भाई। ग्राही व्यक्ति यानी जिसको जरूरत पड़ रही है ब्लड की, तो ग्राही व्यक्ति जो है उसका ब्लड है, ठीक है, उसका जो ब्लड है उसके बॉडी के अंदर ब्लड तो है ही, और इसका जो ब्लड है जो उस व्यक्ति को इसको दिया जा रहा है। तो अगर मान लो इसका जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर तुमने देखा होगा कि यदि ब्लड है उसका कोई सा भी, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बात की बात है, क्योंकि हम यहाँ पे RH फैक्टर समझ रहे हैं कि साहब जैसे ब्लड ग्रुप जो है वो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो कि ये जो व्यक्ति है ये RH नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो RBC है उसके ऊपर क्या है, RH नहीं है, ठीक है। और एक प्रतिशत जैसे A मान लो इसको, ओके। दूसरे वाले का जो ब्लड है जिसका दिया जा रहा है ब्लड, यदि मान लो वो RH पॉजिटिव है, अर्थात इसकी जो RBC है उसके ऊपर एक तो एंटीजन है और उसके अलावा RH भी विद्यमान है, ठीक है भाई। तो ये RH नेगेटिव हो गया और ये RH पॉजिटिव हो गया, ओके। अब देखो क्या होगा कि जैसे इसके ब्लड को इसको दिया जाएगा, जैसे इसका जो ब्लड है वो RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड है वो दिया जा रहा है, हालांकि दोनों के अंदर एक ब्लड ग्रुप है दोनों का, लेकिन उसके बावजूद भी देखो ये सेम टू सेम ब्लड होते हुए भी ये इसको मैच नहीं कर पाएगा। इसका रीजन क्या है कि ये RH नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर RH कारक नहीं है, और ये RH पॉजिटिव है, इसका मतलब ये RH कारक है इसमें। तो जैसे क्या होगा इन दोनों का जो ब्लड है वो मिक्स होगा, किसमें होगा, ग्राही के अंदर, ठीक है। ग्राही व्यक्ति के अंदर जैसे ही ब्लड मिक्स हुआ उसी दौरान क्या होता है कि इस व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है, इस व्यक्ति का, ग्राही व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो सक्रिय होगा। प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होगा क्यों, क्योंकि उसने एक अलग एक बाहरी जीन देखी है या एक बाहरी प्रतिजन देखा है
जो उसको बिल्कुल भी उसका अपना नहीं लग रहा है। उसने क्या प्रतिजन देखा है, उसने RH प्रतिजन देखा है। मिक्स होके क्या हुआ कि RH जो प्रतिजन जो विद्यमान था, जो इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर नहीं था, अगर इसके अंदर होता तो उसके खिलाफ कोई प्रतिरक्षा रहती, ठीक है, पहले से बनी होती, लेकिन अभी इसके अंदर कोई प्रतिरक्षा बनी हुई नहीं है। लेकिन जैसे इसने RH प्रतिजन देखा, उसी दौरान इस व्यक्ति के शरीर में क्या होगी, इस RH प्रतिजन के खिलाफ, ठीक है, इस RH प्रतिजन के खिलाफ क्या होगी, प्रतिरक्षा बन जाएगी। और सर्वप्रथम क्या बनती है, IgM, ठीक है, और IgM के जस्ट बाद में IgG। तो इसको देखेंगे क्योंकि ये तो केवल उत्पादित सबसे पहले बनती है, लेकिन मोस्टली ये है क्यों, क्योंकि ये सवनीय या तैलीय पदार्थों के अंदर बहने वाली प्रतिरक्षा है। तो ये जो ब्लड की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, सर्वप्रथम IgG प्रतिरक्षा जो है वो उत्पन्न हो गई। किसके अगेंस्ट होगी, किसके खिलाफ होगी, इस RH प्रतिजन के खिलाफ उत्पन्न होगी, ठीक है। अब जैसे इसके खिलाफ, ये RH प्रतिजन के खिलाफ या फिर RH प्रतिजन रखने वाले रक्त के खिलाफ, रक्त की RBC के खिलाफ ये IgG जो प्रतिरक्षा बनी है, ये IgG प्रतिरक्षा देखो क्या करेगी, ढंग से समझना। एक बार वापस बता दूं इसको, ग्राही का ब्लड है, उसके अंदर RH पॉजिटिव, RH फैक्टर नहीं है, तो उसका जो ब्लड है उसके RBC के ऊपर कोई RH कारक नहीं है। दाता जो है उसके ब्लड के ऊपर, ब्लड की जो RBC है उसके अंदर RH पॉजिटिव अर्थात RH फैक्टर मौजूद है। इसकी वजह से इन दोनों का जो ब्लड है वो मिक्स होगा। तो मिक्स होने के बाद में क्या होता है कि ये जो ग्राही वाला जो है, उस ग्राही के ब्लड की जो RBC है उसके ऊपर जिसमें RH नहीं है, तो ये जो ब्लड है वो क्या करेगा, इस ब्लड की RBC के अंदर विद्यमान जो प्रतिजन RH प्रतिजन है इसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनाएगा। और सर्वप्रथम जो बनाएगा वो बनाएगा IgG प्रतिरक्षा। अब ये जो IgG प्रतिरक्षा आप तुम्हें बताया कि जो प्रतिरक्षा है उसका काम क्या है भाई, प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी। प्रतिरक्षा मतलब क्या हो गया, एंटीबॉडी। IgG जो एंटीबॉडी है उसका काम क्या है, उसका काम यही है कि कोई पैथोजन है या कोई ऐसा प्रतिजन है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है या उसका सेम नहीं है, ठीक है, उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो उसको क्या करेगी, ये उसको नष्ट करना चाहिए। तो क्या होता है, इसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनती है। अब ये जो IgG एंटीबॉडी बन रही है वो किसके खिलाफ बनती है, ये जो ब्लड है ना जिसमें RH मौजूद है उसमें बन रही है। तो ये जो भी प्रतिरक्षा बनेगी उसके अंदर जो भी नुकसान होगा वो होगा RBC का। तो ये IgG जो होती है ना, जो RBC, किसकी RBC, दाता, जो दाता ब्लड की जो RBC है, दाता ब्लड की जो RBC है, उस RBC को ये क्या करेगी, डैमेज करेगी। तो ये जो IgG जो प्रतिरक्षा है ये उस इसकी, ये वाला जिसमें RH फैक्टर मौजूद है, तो उस RH फैक्टर मौजूद वाली जो RBC है उसको क्या करेगी, ये डैमेज कर देगी, ये उसको मारने लग जाएगी। कुल मिला क्या हुआ कि उस ब्लड के अगेंस्ट जो ब्लड डाला गया है उस ब्लड के अगेंस्ट ही प्रतिरक्षा बन गई। वो ब्लड जो अंदर गया है वो ब्लड क्या है, उसके लिए खराब है, उस ब्लड को वो क्या करेगी, नष्ट करने लग जाएगी, अर्थात उसकी जो RBC है उसको नष्ट करने लग जाएगी। और इससे क्या होता है, देखो इससे इस RBC के नष्ट होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसके रक्त के अंदर, रक्त देखो ये भी और ये भी, और जो काम चल रहा है वो इसके अंदर चल रहा है, तो नुकसान तो इसके, तो इसका भी जो ब्लड है, इसका भी ब्लड है उसके अंदर, तो उसमें क्या होगा कि इसके रक्त के अंदर एक वर्णक होता है बिलिरुबिन पदार्थ। ये बिलिरुबिन जो पदार्थ होता है ये एक टॉक्सिक एलिमेंट है, ये एक विषैला पदार्थ है। तो उसके शरीर के अंदर जैसे ही RBC की ये हानि होगी, अब अपन कह रहे हैं हालांकि हो रही है तो नष्ट ये RBC, लेकिन फिलहाल तो है तो इसी की, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर ये RBC मौजूद है। तो कुल मिला के इसी के ब्लड की जो RBC है वो नष्ट हो रही है, और नष्ट होने की वजह से उसके रक्त के अंदर क्या है, बिलिरुबिन जो एक नामक विषैला जो पदार्थ है वो एकत्रित हो रहा है। और उसकी वजह से ये जो बिलिरुबिन जो पदार्थ एकत्रित हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका जो रक्त है, रक्त की RBC है वो डैमेज हो रही है, अर्थात पूरा का पूरा जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है, पूरा का ब्लड जो है एबनॉर्मल कंडीशन में आ रहा है। और ये वाली जो स्थिति होती है जिसके अंदर RBC डैमेज होने लग जाती है, रक्त डैमेज होने लग जाता है, इस कंडीशन को हम एक टर्म नाम देते हैं रुधिर लयनता। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रुधिर लयनता। रुधिर लयनता इंग्लिश में कहते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है। ये जो रुधिर लयनता उत्पन्न हुई है, अर्थात ब्लड नष्ट हो रहा है, ब्लड की RBC नष्ट हो रही है, उसकी वजह से जो रुधिर लयनता उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसको ब्लड हेमोलाइसिस कहते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड हेमोलाइसिस, एक टर्म हो रहा है ब्लड हेमोलाइसिस। तो ये जो रुधिर लयनता जो उत्पन्न हो रही है वो क्यों हो रही है कि जो ब्लड है इसका, इस ग्राही का जो ब्लड है उस ब्लड की RBC नष्ट हो रही है,
और आरबीसी नष्ट होने का मतलब क्या है, ब्लड ही डैमेज हो रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये कंडीशन क्रिएट हो रही है रुधिर लयनता की, और रुधिर लयनता के कारण क्या होता है कि बिलिरुबिन जो पदार्थ है उसकी मात्रा हमारे ब्लड के अंदर एकत्रित हो गई, और उसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति की जो है वो डेथ भी हो सकती है। कैसे डेथ हो सकती है, देखो मैं बता दूं इसको कैसे डेथ हो सकती है। क्या होता है, जैसे मान लो ये बिलिरुबिन पदार्थ है, ये बिलिरुबिन जो पदार्थ है ये टॉक्सिक है, ठीक है, टॉक्सिक यानी विषैला पदार्थ है, और ये जो विषैला पदार्थ होता है ये क्या होता है, सबसे पहले हमारे शरीर के दो अंगों को इन्फेक्टेड करता है, और वो दो अंग है, एक तो यकृत और एक होता है स्प्लेन या प्लीहा, ठीक है। प्लीहा को हम बोलते हैं स्प्लेन और इसको हम बोलते हैं लीवर, ताकि उसके लीवर और स्प्लेन को खराब कर रहा है, उसके यकृत और प्लीहा को वो डैमेज कर रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि अगर यकृत और प्लीहा डैमेज हो गया तो उसके अंदर जो ब्लड है फिर सर्कुलेट होकर आगे जाएगा, और एटलीस्ट वो जब जाता है तो तुमने देखा होगा कि जो ब्लड है वो संपूर्ण ब्लड किस में जाता है, किडनी में, ठीक है, संपूर्ण जो ब्लड है वो किस में जाता है, किडनी में, वक्र में, और वक्र के अंदर जो है वो काम होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो यहाँ पे जब वो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में जाएगा तो किडनी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और उस पूरी की पूरी किडनी को डैमेज कर देगा, ठीक है, किडनी को इन्फेक्टेड कर देगा, क्योंकि ये ब्लड जो है जो यकृत प्लीहा और अन्य भागों से आ रहा है तो ये क्या करेगा, इस किडनी को क्या करेगा, किडनी को डैमेज कर देगा, और किडनी को जब डैमेज कर देगा तो क्या होगा, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो ये हो गया भैया व्यक्ति की डेथ। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे यदि मान लो उसने ए बी या ए बी या ओ रक्त समूह की जांच करके भी यदि किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर रक्त दे दिया, लेकिन अगर उसने RH फैक्टर की जांच नहीं की तो सेम ब्लड होते हुए भी, सेम ब्लड ग्रुप होते हुए भी व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपने समझी होगी। इस प्रोसेस के अंदर तुम समझ गए होंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि RH पॉजिटिव के खिलाफ, RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या होती है, IgG प्रतिरक्षा बनती है, वो जो प्रतिरक्षा होती है वो RH धारी जो RBC होती है उन RBC को नष्ट करती है, और RBC को नष्ट करना क्या कहलाता है, रुधिर लयनता, और इस रुधिर लयनता के कारण क्या होगा, उसके शरीर के अंदर बिलिरुबिन पदार्थ की मात्रा जमा हो जाएगी, और ये जो बिलिरुबिन जो पदार्थ है ये टॉक्सिक एलिमेंट है, विषैला पदार्थ है, जो यकृत और प्लीहा को डैमेज करता करता किडनी फेल कर देगा, किडनी को नष्ट कर देगा या उसको खराब कर देगा, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये था हमारा एक बेसिक आइडिया कि साहब ये क्या चीज होती है, RH फैक्टर जो है वो किस तरह इंपोर्टेंट है, क्या चीज होती है। तो ये तो था एक आम व्यक्ति के अंदर, किसी के अंदर यदि मान लो ऐसा अगर हो तो ये जो कंडीशन है वो क्रिएट होती है। अब देखो ये वाली जो चीज है वो चीज सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिली, कहाँ इसकी पहचान हुई, वो मैं बता दूं। क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा जो नुकसान करती है वो करती है गर्भवती जो माताएं होती है उनके अंदर। देखो क्या होता है, मैं बता दूं क्या होता है कि यहाँ पे वैसा का वैसा मैं एग्जांपल लेता हूँ एक वापिस से। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये फादर हो गया और ये होगी मदर। ये जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसको पहले मैं टर्मिनोलॉजी इसकी बता दूंगा कि साहब कौन सी चीज को मैं समझा रहा हूँ। ये चीज है गर्भ रक्ताणु पूरकता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है गर्भ रक्ताणु पूरकता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखो इसका इंग्लिश में नाम है, ये भी कई बार हिंदी के अंदर कन्वर्जन करके पूछते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, गर्भ रक्ताणु पूरकता। ध्यान रखना, गर्भ रक्ताणु पूरकता जो है इसको हम समझेंगे। तो देखो क्या होता है कि जैसे मैंने मान लिया कि एक फादर है एक मदर है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो फादर है वो फादर RH नेगेटिव है, इसका मतलब समझ में होंगे इसकी जो RBC है, इसकी जो RBC है उस RBC के ऊपर RH कारक नहीं है, ठीक है भाई। दूसरा देखो मदर जो सॉरी फादर को आप RH पॉजिटिव लो, ओके। साहब जो फादर है वो क्या होगा, RH पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो RBC है उस RBC के ऊपर RH कारक मौजूद है, ओके। अब देखो मदर को, देखो मदर जो है वो इसको लो RH नेगेटिव, इसका मतलब क्या है इसकी RBC के ऊपर RH कारक विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इसके अंदर पहले से RH कारक विद्यमान है, इसके अंदर RH कारक विद्यमान नहीं है। तो ये तो श्योर है कि इस माता के अंदर अगर RH कारक नहीं है तो इसके ब्लड के अंदर RH कारक के खिलाफ कोई प्रतिरक्षा अभी नहीं बनी हुई है, कोई प्रतिरक्षा नहीं बनी हुई है। हाँ मौजूद होता तो इसके खिलाफ कोई प्रतिरक्षा बनी हुई होती, तो इसके अंदर तो अभी कोई प्रतिरक्षा नहीं बनी हुई।
ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब मदर और फादर के द्वारा क्या होता है, जो शुक्राणु और जो अंडाणु होता है, उन अंडाणुओं का क्या होता है, निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद में माता के गर्भ के अंदर क्या हुआ, भ्रूण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, भ्रूण बना। अब बताओ इस भ्रूण के अंदर क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, ये जो बनने वाला जो भ्रूण है, इस भ्रूण के अंदर जो ब्लड है और इसके ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर आरएच कारक रहेगा। यानी कि ये जो आरबीसी है, ये आरएच फैक्टर को ले रखा है इसने, क्योंकि इन दोनों के ब्लड का जो मिक्स होगा, ब्लड का मिक्स होने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों की जो जीने हैं वो मिक्स होगी, मिक्स होने के बाद में भ्रूण बनेगा, तो भ्रूण के अंदर इसके भी आनुवांशिक पदार्थ है और इसके भी आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अब जब भ्रूण बनता है, बड़ा होता है भ्रूण, बड़ा होने के बाद में क्या होता है कि उसके अंदर जो ब्लड है, उसमें ब्लड इसका भी है और इसका भी ब्लड है। तो भ्रूण का जो ब्लड है, उस ब्लड की जो आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर आरएच कारक विद्यमान है। ठीक है, और माता की जो आरबीसी है, उसके अंदर आरएच कारक विद्यमान नहीं है। तो देखो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान क्या होता है कि इस भ्रूण का और इस माता का जो ब्लड है जब मिक्स होगा, मिक्स होने के दौरान जब उसको आरएच प्रतिजन दिखेगा, आरएच फैक्टर दिखेगा, तो उस दौरान जो माता की जो आरबीसी है या माता का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है, जैसे ही क्या होगा, भ्रूण का जो ब्लड है प्लस माता का जो ब्लड है, ये दोनों मिक्स होंगे। ठीक है, दोनों मिक्स्ड होंगे। तो मिक्स्ड होने के बाद में क्या होता है कि माता का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, माता का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो इस भ्रूण के अंदर विद्यमान आरएच पॉजिटिव जो ब्लड है, उसके खिलाफ क्या बनाएगा, प्रतिरक्षा बनाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कि जैसे ही इन दोनों का, माता का और भ्रूण का जो ब्लड है वो मिक्स हुआ, ठीक है, मिक्स होने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही मिक्स होते ही माता के ब्लड की, माता का जो ओरिजिनल ब्लड है, उसकी जो आरबीसी है जिसके अंदर ये आरएच प्रतिजन नहीं है, वो आरबीसी क्या करेगी, इसके खिलाफ, ये वाला जो ब्लड जिसके अंदर आरएच विद्यमान है, इसके खिलाफ प्रतिरक्षा बनाएगी। तो क्या हुआ कि यहाँ मान लो कि यहाँ पे आईजीजी प्रतिरक्षा बन गई। किसके खिलाफ बनी है बताओ? भ्रूण के खिलाफ, भ्रूण के रक्त के खिलाफ। ठीक है, भ्रूण के रक्त के खिलाफ क्या होगी, ये प्रतिरक्षा बन जाएगी। और भ्रूण के रक्त के खिलाफ जब ये प्रतिरक्षा बन जाएगी तो क्या होगा कि भ्रूण की जो आरबीसी है जिसके अंदर आरएच पॉजिटिव है, उस आरबीसी को क्या होगा, ये आईजीजी नष्ट करने लग जाएगी। और इस प्रक्रिया को हम रुधिर लयनता कहते हैं। और जिसके दौरान क्या होगा कि जो भ्रूण है उसके अंदर, रक्त के अंदर बिलिरुबिन पदार्थ की मात्रा जम जाएगी और जो भ्रूण है उसकी हत्या हो जाएगी, वो जो भ्रूण है वो किल्ड हो जाएगा। तो ये वही प्रोसेस है उसी प्रकार, क्योंकि जैसे इसने आरएच पॉजिटिव वाली जो आरबीसी वो देखी, वो इसके खिलाफ प्रतिरक्षा बना दी तो इसके अंदर क्या होगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये जो प्रक्रिया है कि साहब जो भ्रूण है उस भ्रूण के रक्त के खिलाफ जो आईजीजी प्रतिरक्षा बन रही है, और उस आईजीजी प्रतिरक्षा के कारण क्या होता है, भ्रूण की आरबीसी को नष्ट किया जाता है और भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ये वाली जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है गर्भ रक्ताणु कोरकता। ठीक है, गर्भ रक्ताणु कोरकता, यानी कि कोरकता मतलब जो कोरक भाग है अर्थात जो भ्रूण है, उस भ्रूण के गर्भ के अंदर जो भ्रूण है, उस भ्रूण के जो रक्ताणु अर्थात आरबीसी को रक्ताणु बोलते हैं, कि आरबीसी को क्या हुआ है, उसको मार दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होती है, जो भ्रूण है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो एक टर्म में बता दूं क्या होता है कि मदर के अंदर क्या होता है कि आरएच कारक होता नहीं है, तो इसके अंदर जो ये प्रतिरक्षा बन रही है, हमने पढ़ा कि ये जो प्रतिरक्षा है आईजीजी प्रतिरक्षा भ्रूण के खिलाफ बन रही है। तो देखो इसमें क्या होता है कि बनने में टाइम लगता है। ये नहीं है कि हाथों हाथ उस ब्लड को देखा, आरएच फैक्टर को देखा, भ्रूण के आरएच फैक्टर को देखा और उसके अंदर प्रतिरक्षा बन गई, ऐसा नहीं होता है। उस प्रतिरक्षा के बनने में क्या होता है, टाइम लगता है। उस प्रतिरक्षा के बनने में क्या होता है कि टाइम लगता है, और टाइम लगने के दौरान क्या होता है कि जो प्रथम जो बच्चा होता है वो तो सुरक्षित हो जाता है। प्रथम जो बच्चा होता है वो क्या था, वो तो सुरक्षित हो जाता है। और प्रथम बच्चा सुरक्षित होने के बाद में अगर दूसरा बच्चा गर्भ के अंदर आता है तो उसके खिलाफ ये प्रोसेस होती है। ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है ना वो दूसरे बच्चे के खिलाफ होती है। तभी तुमने सुना होगा कि किसी का माता पिता है, उनके एक ही बच्चा था और दूसरा जो बच्चा है या तीसरा या चौथा जो बच्चा है वो मर जाता था। तो उसका कारण यही था कि प्रथम जो बच्चा है वो तो सुरक्षित निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आईजीजी प्रतिरक्षा है, इस भ्रूण के खिलाफ बनने वाली जो आईजीजी प्रतिरक्षा है वो क्या होती है, उसको बनने में टाइम लगता है। और तब तक जो प्रसव है, पहला बच्चा है जो प्रथम प्रसव है वो
क्लियर हो जाता है। और दूसरा जो प्रसव होता है वो ढंग से नहीं हो पाता, उसके अंदर बच्चा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना कि ये जो प्रथम जो बच्चा है प्रथम प्रसव के दौरान तो क्या होता है सुरक्षित हो जाता है, लेकिन उसके बाद में ये प्रतिरक्षा बन चुकी है, क्योंकि अब तो बन चुकी है। तो अब तो जैसे ही कोई दूसरा भ्रूण आएगा उसी दौरान हाथों हाथ उसको अब प्रतिरक्षा बनाने की जरूरत नहीं है, हाथों हाथ उस भ्रूण के आरबीसी को डैमेज करके उसको मार देगी। ठीक है भाई, तो देखो ये था हमारा गर्भ रक्ताणु कोरकता। अब देखो क्या है कि साहब गर्भ रक्ताणु कोरकता है तो इससे बचने का तरीका भी होगा, बिल्कुल, क्योंकि पहले तरीके नहीं थे, लेकिन अब तो क्या है साइंस में इतनी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि हर प्रकार का जो है बीमारी का इलाज है। तो देखो क्या होता है कि साहब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि अब मैं मदर को ले लेता हूँ कि साहब मदर है वो RH नेगेटिव है, ठीक है, ओके, और फादर क्या था RH पॉजिटिव था। अब तो इसका जो भ्रूण है, क्योंकि अब भ्रूण को ही पढ़ेंगे, इसका जो भ्रूण है एम्ब्रियो है भ्रूण वो क्या है RH पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब प्रथम बच्चा तो सुरक्षित हो गया, ठीक है, और दूसरे बच्चे के लिए हमारे को प्रतिरक्षा करनी है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये भ्रूण RH पॉजिटिव है, इसके अंदर IgG प्रतिरक्षा बन चुकी है, यहाँ पे ये प्रथम जो है वो IgG प्रतिरक्षा बन चुकी है। अब सेकंड वाले को ये नष्ट करेगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसका प्रथम प्रसव हो जाता है, प्रथम प्रसव हो जाता है, तो प्रथम डिलीवरी केस के बाद में 24 घंटे के भीतर, प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर, ठीक है, 24 घंटे के भीतर भीतर हमारे को एक टीका लगाना पड़ता है, डॉक्टर के द्वारा एक टीका लगाया जाता है। और ये जो टीका होता है आप दिमाग लगा सकते हो कि ये टीका किसका होता है भाई, ये टीका होता है इसके खिलाफ, ये जो प्रतिरक्षा बन रही है ना, इस प्रतिरक्षा के खिलाफ टीका, कि ये प्रतिरक्षा क्या होगी उस भ्रूण को नष्ट नहीं करे या अगला जो बच्चा उसको नष्ट नहीं करे। तो इसके अंदर एक टीका होता है, उसका नाम है, याद रखना, प्रति IgG एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षा, ठीक है, इसका नाम होता है प्रति IgG एंटीबॉडी। इसका मतलब कि IgG जो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा बन रही है उसका प्रति, उसका उल्टा यानी उसका अपोजिट, या प्रति RHD, प्रति RHD। RHD मैंने बताया था सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो RH फैक्टर के कारण ही होती है, एक प्रकार का RH फैक्टर है। तो इसके खिलाफ क्या होती है कि उस RH फैक्टर को पहचान नहीं पाए या RH फैक्टर को वो क्या होती है एडॉप्ट कर ले। तो ये वाला जो टीका है, ये वैक्सीन है, ये 24 घंटे के भीतर भीतर उसको लगाई जाती है। और ये लगाने का यही महत्व है कि उसके अंदर क्या होगी कि जो ये प्रतिरक्षा बनी है ना IgG, ये प्रतिरक्षा को रोके रखेगी। इस प्रतिरक्षा को ये जो टीका है प्रति IgG एंटीबॉडी या फिर प्रति RHD, ये जो टीका ये वैक्सीन है, ये दवाई, ये जो प्रतिरक्षा है, ये इसको रोके रखेगी, इस IgG को, इसको क्या करेगी, इसको यहीं पे क्या होगी अरेस्ट कर देगी, है ना, इसको अरेस्ट कर देगी, इसको ब्लॉक कर देगी, ताकि जो द्वितीय जो बच्चा है, जो द्वितीय, अब ये ब्लॉक कर देगी, अरेस्ट कर देगी, इससे क्या होगा कि द्वितीय जो भ्रूण है, जो सेकंड जो भ्रूण है, वो अगर माता के गर्भ में आता है तो उस माता के गर्भ का जो RBC है, जो RBC है जिसके अंदर RH पॉजिटिव है, उसको ये नष्ट नहीं करेगी। और ये इस प्रकार से क्या होगा कि वो जो बच्चा है वो सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये बच्चा सुरक्षित होता है, ये प्रोसेस जो है वो किसके खिलाफ की गई है, RH प्रतिजन के खिलाफ की गई है। और इस प्रक्रिया को हम रोहगम प्रक्रिया कहते हैं, रोहगम, ध्यान रखना, इसका मतलब हमने ये क्या पढ़ा है अभी, रोहगम, यानी गर्भ रक्ताणु कोरकता जो है उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षा या फिर उसके खिलाफ प्रतिरक्षा का जो बचाव है, भ्रूण को बचाने का जो तरीका है, वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, रोहगम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति IgG एंटीबॉडी या फिर प्रति RHD का जो टीका है, वो टीका लगा 24 घंटे के भीतर लगा के द्वितीय या तृतीय जो भी है भ्रूण है या द्वितीय बच्चा है उसको सुरक्षित कर लेना, ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, रोहगम प्रक्रिया, ठीक है भाई। तो ये था हमारा का RH के खिलाफ हम किस प्रकार से बच सकते हैं। और बाकी देखो एक प्रोसेस और होती है, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। उसके अंदर क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो शिशु है, वो जन्म लेने के बाद में उनको पता है कि इसके अंदर प्रतिरक्षा बन चुकी है, तो जन्म लेने के बाद में क्या होता है कि उसका जो ब्लड है, उस पूरे ब्लड को क्या होता है चेंज कर दिया जाता है, फिल्टर करके उसको दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। तो वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। फिलहाल यही प्रोसेस है के साथ रोहगम प्रतिक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, उस बच्चे को बचा सकते हैं।
तो शायद समझ गए होंगे कि जो ये विशेष जो कारक है या फिर RH जो फैक्टर है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा RH कारक, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि भाई जो अपने RH जो फैक्टर है उस RH फैक्टर के कारण क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु तो हो सकती है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि RH असंगतता क्या होती है। RH असंगतता क्या होती है? तो RH असंगतता का मतलब समझ गए होंगे कि मदर जो है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फादर है वो फादर अगर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अगर फादर पॉजिटिव है, मदर चाहे नेगेटिव है चाहे ये पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर यदि फादर पॉजिटिव हो गया तो ये जो जोड़ा है वो असंगत जोड़ा है, ये वैवाहिक जोड़ा नहीं है। और अगर विवाह भी हो जाता है तो उसके बाद में उसको रोहगम जो प्रतिरक्षा है वो दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये RH असंगतता का मतलब है फादर पॉजिटिव होना और मदर नेगेटिव होना, ठीक है। दोनों पॉजिटिव होंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये असंगत जोड़ा नहीं है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो वो तो प्रतिरक्षा पहले से बनी, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। लेकिन जो फादर है, अगर फादर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो असंगत जोड़ा है, ठीक है। अगर मान लो मदर नेगेटिव नहीं होकर पॉजिटिव हो जाती है और फादर अगर नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये असंगत जोड़ा नहीं है। समझो मेरी बात, क्योंकि इसकी RBC इसके अंदर तो है नहीं, तो जो ब्लड होगा मिक्स होगा तो उसके अंदर ये पहले से पॉजिटिव पाया गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो RH असंगत जो जोड़ा है वो कौन सा है? तो फादर जो है वो पॉजिटिव और मदर जो है वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, अन्यथा उसके अंदर क्या होगी, गर्भ रक्ताणु कोरकता की स्थिति क्रिएट होगी। तो ये था हमारा RH कारक, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है रक्ताधार। 10th के अंदर भी तुमने 9th और 8th के अंदर भी तुमने पढ़ा है रक्तादान क्या होता है। इसको हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। रक्तदान का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति का जो रक्त है, देखो इसको मैं बताता हूँ, किसी व्यक्ति के अंदर अगर रक्त की कमी हो जाए, किसी व्यक्ति के अंदर यदि रक्त की कमी हो जाए तो उस व्यक्ति को रक्त देना, क्योंकि तुमने देखा होगा बार बार टीवी के अंदर भी बताते हैं, बाकी सचेत भी करते हैं डॉक्टर्स लोग भी के साथ, जो ब्लड है उस ब्लड को दान करो। उसके लिए कई प्रकार के ब्लड बैंक खुले हुए, ठीक है, छोटी छोटी संस्थाएं भी चला रही है, बड़ा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से क्या है कि ब्लड की आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और फिर बाद में ज़रूरतमंद जो लोग हैं, सडनली जो एक्सीडेंट वगैरह होता है या ऑपरेशन वगैरह होता है, ठीक है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसके अंदर बच्चे का जन्म होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि उसके शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है और इस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है कि एक व्यक्ति का रक्त है उसको दूसरे व्यक्ति के रक्त में डाला जाता है। तो ये एक तो हो गया कि रक्त की जो कमी होगी तो उस कमी